मादाम द सेंट मेरा। मोन्सिए दे विल्फोर के घर में अभी अभी एक शोकपूर्ण दृश्य घटित हुआ था। दोनों महिलाओं के नृत्य समारोह के लिए प्रस्थान करने के बाद और मैडम द विल्फोर के सभी प्रयत्नों के असफल हो जाने पर कि उनके पति भी साथ चले, मुकुट अभियोजक अपनी आदत के अनुसार अपने अध्ययन कक्ष में बंद हो गया, दस्तावेजों के ऐसे ढेर के साथ जो किसी अन्य व्यक्ति को भयभीत कर देता, पर सामान्य परिस्थितियों में उसके काम पागलपन को संतुष्ट करने के लिए भी पर्याप्त ना होता। किंतु इस बार वे दस्तावेज मात्र 8 थे। विल्फोर काम करने के लिए नहीं, विचार करने के लिए बंद हुआ था। द्वार बंद करते ही और यह आदेश देकर कि अत्यावश्यक स्थिति को छोड़ उसे बाधित न किया जाए, वह कुर्सी पर बैठ गया और बीते सप्ताह की उन सभी घटनाओं को मन में दोहराने लगा जिन्होंने उसके कटु शोक और अंधकारमय स्मृतियों का पात्र भर दिया था। तब सामने रखे कागजों पर आरंभ करने के स्थान पर उसने मेज की एक दराज खोली, एक गुप्त कुंडी दबाई और निजी कागजों का एक बंडल निकाला। मूल्यवान पांडुलिपियां जिन्हें उसने क्रमबद्ध कर अंकित किया था, ऐसे अंकों से जिन्हें केवल वही समझता था, उन सभी के नामों सहित जो उसके शत्रु बन चुके थे, चाहे उसके राजनीतिक जीवन में, व्यापारिक व्यवहारों में, न्यायिक पेशे में या उसके गुप्त प्रेम संबंधों में। संख्या इतनी विशाल हो चुकी थी कि वह कांप उठा। फिर भी ये सभी नाम जितने शक्तिशाली और भयावह थे, अक्सर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आते थे, जैसे कोई यात्री पर्वत शिखर पर पहुंचकर नीचे छूटे संकरे शिखरों, दुर्गम पगडंडियों और खड़ी खाइयों को देखकर मुस्कुरा उठता है, जिनसे संघर्ष करते हुए वह अपने वर्तमान स्थान तक पहुंचा हो। जब उसने स्मृति में सभी नामों को दोहरा लिया, उन्हें पुनः पढ़ा, परखा, प्रत्येक सूची पर टिप्पणी की, तो उसने सिर हिलाया। नहीं, वह बुदबुदाया, इनमें से कोई भी शत्रु इतना धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर अब आकर इस रहस्य से मुझे कुचलने ना आता। दुष्कर्म ऊपर उठते हैं, जैसा हैमलेट कहता है, कभी कभी आकाश में झिलमिलाते भटकते प्रकाश की भांति, पर वे क्षणिक ज्वालाएं हैं जो धोखा देने को चमकती हैं। ये कथा अवश्य उस कोर्सिकन ने किसी पुरोहित को बताई होगी और उसने आगे दूसरों को। मोंटे क्रिस्टो ने उसे सुना और सत्यापित करना चाहा। क्षण भर सोचकर वह फिर बोला, पर सत्यापित क्यों? ऐसा अंधकारमय, रहस्यमय और तुच्छ प्रसंग? मोंटे क्रिस्टो के काउंट जाको ने, माल्टी जहाज मालिक के पुत्र, थेसाली की रजत खान के स्वामी, जो फ्रांस में प्रथम बार आया है, उसके लिए क्या महत्व रख सकता है? अबे, बुझोनी और लॉर्ड विल्मोर, मित्र और शत्रु से प्राप्त समस्त उलझी सूचनाओं में केवल एक बात स्पष्ट है कि किसी भी समय, किसी घटना में, किसी परिस्थिति में उसका और मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। पर यह कहते हुए भी वह स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास न करता था। उसके लिए सबसे भयानक बात उसके कर्म का उद्घाटन नहीं था, क्योंकि वह उसे नकार सकता था या उत्तर दे सकता था। उसे भय था उस रक्ताक्षरित लेख से भी नहीं, जो दीवार पर प्रकट हो, मैंने तेकेल उपहारसिन, बल्कि उस हाथ से जो उसे लिखे और जिसका शरीर अज्ञात हो। वह स्वयं को शांत करने का प्रयत्न कर ही रहा था और अपने महत्वाकांक्षी स्वप्नों की राजनीतिक भविष्य योजना के स्थान पर पारिवारिक जीवन के सीमित सुखों से संतोष का विचार ला रहा था कि कहीं यह सुप्त शत्रु जाग ना उठे। तभी बाहर गाड़ी की ध्वनि सुनाई दी, फिर सीढ़ियों पर किसी वृद्ध के कदम और साथ ही रुदन व हाय जैसे उद्गार, जैसे सेवक अपने स्वामियों के शोक में स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाने को करते हैं। वह शीघ्र उठा, अध्ययन कक्ष का कुंडा हटाया और बिना सूचना एक वृद्धा भीतर आई, बाहों पर शॉल, हाथ में टोपी, उसके श्वेत केशों के नीचे पीताभ दंत पंक्ति सी फीकी ललाट और नेत्र जिनके कोनों में आयु ने गहरी रेखाएं अंकित कर दी थीं। आंसुओं से इतने सूजे थे कि लगभग लुप्त हो गए थे। ओह विल्फोर, उसने कहा। ओह, क्या विपत्ति! मैं भी इससे मर जाऊंगी। हाँ, निश्चय ही मर जाऊंगी।
और समीप की कुर्सी पर ढहकर रो पड़ी। द्वार पर खड़े सेवक भीतर आने का साहस न करते नवारतीय के वृद्ध परिचारक की ओर देखने लगे, जो स्वामी के कक्ष से ध्वनि सुनकर आ पहुंचा था और अब पीछे खड़ा था। विल्फोर उठा, अपनी सांस क्योंकि वही थी की ओर दौड़ा। ईश्वर रक्षा करे मादाम, वह बोला। क्या हुआ? किसने आपको इस दशा में पहुंचा दिया? और सेंट मेरा आपके साथ नहीं? सेंट मेरा मर चुके हैं, वृद्धा ने कहा, सीधे विषय पर आते हुए, पर भावशून्य स्तब्धता में। विल्फोर पीछे हट गया, हाथ आपस में टकरा गए। मृत ऐसे अचानक? एक सप्ताह हुआ, मादाम दे सेंट मेरा बोली। हम रात्रि भोज के बाद गाड़ी में बैठ रहे थे। कई दिनों से वह अस्वस्थ थे, पर हमारी प्रिय वैलेंटीन से मिलने का विचार उन्हें बल देता था। प्रस्थान ही कर रहे थे, मार्सेय से 6 लीग दूर। अपनी नियमित गोलियां लेने के बाद वह अस्वाभाविक गहरी नींद में गिर पड़े। मैंने जगाना उचित न समझा, पर उनका मुख लाल पड़ने लगा। कनपटियों की नसें असामान्य तीव्रता से धड़कती दिखीं। अंधकार बढ़ रहा था, अतः उन्हें सोने दिया। शीघ्र ही उन्होंने एक मर्मांतक ध्वनि की, मानो दुआ स्वप्न से पीड़ित हों, और सिर पीछे फेंक दिया। मैंने परिचारक बुलाया, गाड़ी रुकवाई, उन्हें पुकारा, सुगंधित लवण सूंघाया, पर सब समाप्त हो चुका था। वह मृत थे और मैं एक्स तक उनकी देह के साथ बैठी आई। विल्फोर स्तब्ध खड़ा रहा, मुख खुला रह गया। आपने चिकित्सक बुलाया होगा? तुरंत, पर जैसा कहा, अत्यंत विलंब हो चुका था। कम से कम उसने मृत्यु का कारण तो बताया होगा। हाँ, उसने कहा मस्तिष्काघात था। तो आपने क्या किया? सेंट मेरा सदैव कहा करते थे, यदि पेरिस से दूर उनकी मृत्यु हो तो वे चाहते थे उनका शरीर पारिवारिक समाधिगृह में लाया जाए। मैंने उन्हें शीशे के ताबूत में रखवाया है और वह मेरे पीछे कुछ दिनों की दूरी पर आ रहा है। ओह, बेचारी माता, विल्फोर बोला। ऐसे आघात के बाद आप पर यह दायित्व? ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, और फिर प्रिय मार्की अवश्य वही करते जो मैंने उनके लिए किया। पर सत्य यह है, जब से उन्हें वहां छोड़कर आई हूं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अब मैं रो भी नहीं सकती, यद्यपि अनुभव करती हूँ, जब तक पीड़ा है आंसू होने चाहिए। वैलेंटीन कहाँ है? हम तो उसी के लिए आए थे। मैं उसे देखना चाहती हूँ। विल्फोर ने सोचा, यह कहना भयानक होगा कि वैलेंटीन नृत्य समारोह में है। उसने केवल इतना कहा कि वह अपनी सौतेली माता के साथ बाहर गई है और उसे सूचना भेजी जाएगी। अब अभी मैं आग्रह करती हूँ, वृद्धा बोली। विल्फोर ने बांह थामकर उन्हें उनके कक्ष तक पहुंचाया। विश्राम कीजिए माता, उसने कहा। माता शब्द सुनते ही मार्कीज ने सिर उठाया और उस पुरुष को देखकर, जिसमें उन्हें अपनी स्वर्गवासी पुत्री की छवि वैलेंटीन में पुनर्जीवित प्रतीत होती थी, वे फूटकर रो पड़ी और समीप की कुर्सी के आगे घुटनों के बल गिरकर अपना वेनरेबल मस्तक उसमें छिपा लिया। विल्फोर ने सेविकाओं को उनकी देखभाल का आदेश दिया और वृद्ध बारुआ घबराया हुआ अपने स्वामी के पास लौटा, क्योंकि वृद्धों को जितना भय अपनी मृत्यु से नहीं, उतना दूसरे वृद्ध की मृत्यु से लगता है। उधर मार्कीज घुटनों पर ही हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करने लगी। विल्फोर ने गाड़ी मंगवाई और स्वयं जाकर अपनी पत्नी और पुत्री को मैडम द मोरसेर्फ के यहाँ से लाने चला। बैठक कक्ष के द्वार पर पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा इतना पीला था कि वैलेंटीन दौड़कर आई। ओह पिताजी, कुछ भयानक हुआ है। तुम्हारी दादी अभी पहुंची हैं। वैलेंटीन, उसने कहा। और दादा? लड़की ने कांपते हुए पूछा। विल्फोर ने उत्तर में केवल अपनी बांह बढ़ा दी। वह समय पर था, क्योंकि वैलेंटीन डगमगाई, लगभग मूर्छित हो गई। मैडम द विल्फोर दौड़ी, उसे संभाला और पति की सहायता से गाड़ी तक ले गई, कहती हुई, कैसी विचित्र बात, किसने सोचा होता, सचमुच अद्भुत। और शोकाकुल परिवार वहां से चला गया। अपना दुहक शेष
उत्सव पर मानो काले घूंघट की तरह डालता हुआ। सीढ़ियों के तल पर बारुआ वैलेंटीन की प्रतीक्षा कर रहा था। न्वार्तिये आपको आज ही देखना चाहते हैं, उसने धीरे से कहा। उन्हें कहो मैं दादी से मिलकर आऊंगी, वैलेंटीन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसकी कोमल आत्मा ने पहचान लिया था इस समय किसे उसकी अधिक आवश्यकता है। वह उन्हें शैया पर पाई। मौन आलिंगन, हृदय की वेदनापूर्ण धड़कन, टूटी हुई आहें और दहकते आंसू, इन्हीं में उनकी भेंट का सार था। मैडम द विलफोर भी उपस्थित थीं, पति के सहारे और निर्धन विधवा के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित कर रही थीं, कम से कम ऊपर से। कुछ देर बाद वह झुककर पति के कान में बोली, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं हट जाऊं, क्योंकि मुझे देखकर आपकी सांस अधिक व्यथित प्रतीत होती है। मार्किस ने सुन लिया। हाँ, हाँ, उन्होंने वैलेंटीन से कहा। उसे जाने दो, पर तुम रुको। मैडम द विलफोर चली गईं और वैलेंटीन दादी के शैया पार्श्व अकेली रह गई, क्योंकि मुकुट अभियोजक इस अनपेक्षित मृत्यु से विचलित अपनी पत्नी के पीछे चला गया। बारुआ इस बीच न्वार्तिये के पास लौट चुका था, क्योंकि उसने घर का कोलाहल सुनकर कारण जानने भेजा था। लौटकर उसने संदेश दिया। हाय महोदय, बारुआ बोला, भयानक घटना हुई है। मादाम द सेंट मेरा आ गई हैं और उनके पति मर चुके हैं। सेंट मेरा और न्वार्तिये निकट न थे, पर एक वृद्ध को दूसरे की मृत्यु का समाचार सदा गहरा आघात देता है। न्वार्तिये ने सिर झुका लिया, मानो शोक या विचार में डूब गया। फिर एक आंख बंद की। माँ देमोजेल वैलेंटीन? बारुआ ने पूछा। न्वार्तिये ने संकेत किया। हाँ, आप जानते हैं, वह नृत्य समारोह में है, क्योंकि जाते समय आपको वेशभूषा दिखाने आई थी। न्वार्तिये ने पुनः आंख बंद की। आप उसे देखना चाहते हैं? संकेत। हाँ। अच्छा, उन्हें लेने गए होंगे। मैं लौटते ही उसे ऊपर भेज दूंगा, ठीक? संकेत। हाँ। इसीलिए बारुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और जैसा हमने देखा उसे संदेश दिया। अतः वैलेंटीन मार्कीज को सोते छोड़ न्वार्तिये के पास गईं, क्योंकि थकान और शोक से अंततः उन्हें ज्वरयुक्त निद्रा आ गई थी। उनके समीप संतरे के रस की कांच की बोतल और एक गिलास रख दिया गया था, उनका सामान्य पेय। वैलेंटीन ने वृद्ध को चूमा। उसने इतनी कोमल दृष्टि से देखा कि उसकी सूखी अश्रुधारा फिर उमड़ आई। हाँ, हाँ, वैलेंटीन बोली, आप कहना चाहते हैं मेरे पास अभी एक दयालु दादा हैं, क्या यही? संकेत। हाँ, धन्य हूं, उसने कहा, अन्यथा मेरा क्या होता? रात्रि का 1 बजा था। बारुआ ने कहा, इतने शोक के बाद विश्राम आवश्यक है। न्वार्ती ये कहना चाहता था, उसका विश्राम अपनी पौत्री को देखना है, पर उसने उसे जाने दिया, क्योंकि वह थकी और पीड़ित लग रही थी। अगले दिन वह दादी से मिलने आई। वह अभी भी शैया पर थीं। ज्वर कम न हुआ था। नेत्रों में मंद ज्वाला जल रही थी और वह तीव्र स्नायविक उत्तेजना से ग्रस्त प्रतीत होती थीं। ओह, मेरी प्रिय दादी, क्या आज सुबह आप अधिक अस्वस्थ अनुभव कर रही हैं? वैलेंटीन ने कहा, उनके व्याकुल लक्षणों को देखकर। नहीं, नहीं, मेरी बच्ची, सेंट मेरा ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी ताकि तुम्हें भेज सकूं, तुम्हारे पिता को बुलाने। पिताजी? वैलेंटीन ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वैलेंटीन वृद्धा की इच्छा का विरोध करने का साहस न कर सकी और न ही उसके पीछे का कारण जानती थी। अतः कुछ ही क्षण बाद विलफोर भीतर आया। तुमने मुझे लिखा था कि तुम्हारी पुत्री के विवाह की योजना है। मेरा ऐसा विश्वास है, सेंट मेराव ने बिना भूमिका के कहा।
मानो समय कम हो। हाँ, विल्फोर ने उत्तर दिया। यह केवल योजना नहीं, एक निश्चित समझौता है। और भावी वर फ्रांज दैपिने है? हाँ, जनरल दैपिने का पुत्र, जो एल्बा से अपहरता के लौटने से कुछ दिन पूर्व हत्या का शिकार हुआ था। ठीक वही। क्या पुत्र को यह विचार बाधित नहीं करता कि वह एक जैकोबिन की पौत्री से विवाह करेगा? धन्यवाद कि हमारे नागरिक संघर्ष समाप्त हो चुके हैं, विल्फोर बोला। दैपिने तब बालक ही था और न्वार्तिय से अधिक परिचित नहीं। वह उन्हें यदि प्रसन्नता से नहीं तो कम से कम उदासीनता से देखेगा। क्या यह उत्तम संबंध है? हर दृष्टि से। युवक सर्वमान्य सम्मानित है। स्वीकार्य। मैं जिन युवकों को जानता हूं उनमें अत्यंत विशिष्ट। इस वार्तालाप में वैलेंटीन मौन रही। अच्छा। कुछ क्षण विचार के बाद सेंट मेरा बोली, शीघ्रता करनी होगी, क्योंकि मेरे पास जीवित रहने का अधिक समय नहीं। आप प्रिय दादी। विल्फोर और वैलेंटीन साथ बोल उठे। मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, उन्होंने कहा। शीघ्रता करो, ताकि माता ना होने पर उसे कम से कम दादी का आशीर्वाद मिल सके। मेरी प्रिय रेने, जो तुम्हारी माता थी, उस ओर से अब केवल मैं ही शेष हूं, जिसे तुमने बहुत शीघ्र भुला दिया। आप भूलती हैं, विल्फोर बोला, कि मुझे इस बालिका को माता देनी पड़ी जब उसकी अपनी माता न रही। सौतेली माता माता नहीं होती, पर वह विषय नहीं। हम वैलेंटीन की बात कर रहे हैं। मृतकों को रहने दो। यह सब इतनी तीव्रता और वेग से कहा गया कि वार्तालाप उन्माद का आरंभ प्रतीत हुआ। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार होगा, विल्फोर बोला। और जैसे ही दैपिने पेरिस पहुंचेगा। दादी, वैलेंटीन बोली, शोकाचार का विचार कीजिए। आपका हाल का दुख। क्या ऐसे अशुभ समय में विवाह उचित होगा? मेरी बच्ची, उन्होंने बीच में रोकते हुए कहा, मुझे वे खोखले तर्क मत दो जो दुर्बल मनों को भविष्य से रोकते हैं। मैं भी अपनी माता के मृत्युशैया पर विवाहित हुई थी और उससे अधिक दुखी ना हुई। फिर वही मृत्यु की बात, विल्फोर बोला। फिर और अभी भी मैं कहती हूं, मैं मरने वाली हूं। क्या समझते नहीं? मरने से पहले मैं अपने पौत्र जामाता को देखना चाहती हूँ। उसे कहना चाहती हूँ, मेरी पौत्री को सुखी रखे। उसकी आंखों में पड़ना चाहती हूँ। वह मेरी आज्ञा मानेगा या नहीं? संक्षेप में, मैं उसे जानना चाहती हूँ। वृद्धा ने भयावह दृष्टि से कहा, ताकि यदि वह वैसा ना हुआ जैसा होना चाहिए, तो मैं अपनी समाधि की गहराई से उसे खोज निकालूं। ऐसे उन्मत्त विचार त्यागिए, विल्फोर बोला। मृत अपने समाधि में सोते हैं, वापस नहीं आते। शांत हो जाइए, वैलेंटीन बोली। तुम जो कहो, वृद्धा बोली, पर बातें वैसी नहीं जैसी तुम मानते हो। कल रात मैं बहुत व्याकुल सोई। मुझे लगा मैं स्वयं को सोते देख रही हूं, मानो आत्मा शरीर से ऊपर मंडरा रही हो। आंखें खोलना चाहा, पर खुली नहीं। तुम्हें असंभव लगेगा, पर आंखें बंद रहते। जहां तुम खड़े हो, वहीं मैडम दे विल्फोर के कक्ष के द्वार की दिशा से मैंने एक श्वेत आकृति देखी। वैलेंटीन चीख उठी। विल्फोर बोला, ज्वर था। संदेह करो, पर मैं निश्चित हूं, मैंने श्वेत आकृति देखी। और जैसे ईश्वर मेरे किसी इंद्रिय पर संदेह न रहने देना चाहता हो, मैंने गिलास खिसकने की ध्वनि सुनी। वही गिलास मेज पर। स्वप्न था। नहीं। मैं घंटी की ओर बढ़ी और छाया विलीन हो गई। परिचारिका दीप लेकर आई। प्रेत केवल उन्हें दिखते हैं जिन्हें देखना चाहिए। वह मेरे पति की आत्मा थी। यदि वह मुझे बुलाने लौटी, तो मेरी आत्मा क्यों ना लौटे? अपनी पौत्री की रक्षा को बंधन उससे भी प्रबल है। विल्फोर भीतर से विचलित हुआ। आप हमारे साथ दीर्घकाल जीवित रहेंगी, उसने कहा। हम आपको सुख देंगे, सम्मान देंगे,
आप भूल जाएंगी। कभी नहीं। फ्रांस दैपिने कब लौटेगा? किसी भी क्षण अपेक्षित है। आते ही बताना। शीघ्रता आवश्यक है। फिर मैं एक विधिवेत्ता से मिलना चाहती हूँ, ताकि सारी संपत्ति वैलेंटीन को सुनिश्चित हो। दादी, वैलेंटीन ने उनके तप्त ललाट को चूमते कहा, क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? आपको चिकित्सक चाहिए, विधिवेत्ता नहीं। चिकित्सक। उन्होंने कंधे उचकाए। दर्द नहीं, बस थोड़ी प्यास। क्या लेंगी? तुम जानती हो, मेरा संतरे का रस। गिलास मेज पर है। वैलेंटीन, मुझे दे दो।